नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के चित्री गांव में भव्य बसवन्नाथ शोभ यात्रा और सांस्कृतिक उत्सव। किसानों को सिंचाई की सुविधा देना मेरा फर्ज, मेरा कमिटमेंट और मेरा संकल्प है, डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मोदी सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं। भाजपा ने मुख्यमंत्री से कहा, गारंटी समितियों को खत्म करो। 22 अप्रैल से तीर्थयात्रियों के लिए खुलेंगे धार्मिक धाम के कपाट। बिना नेता के कमरे में गए 90% औरतें राजनीति नहीं कर सकती, पप्पू यादव का महिलाओं पर सेक्सियस्ट रिमार्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह नष्ट होने का दावा किया और इसे परमाणु धूल स्थल बताया है। क्या होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिकी नाकाबंदी ईरान को शांति वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर करेगी? पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने इस पर अपनी राय साझा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शहर के चिद्री गांव में श्री बुत्ती बसवण्णा मंदिर से एक भव्य शोभ यात्रा निकाली गई, जिसमें नंदी बसवण्णा की पालकी को अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ ले जाया गया। चिद्री गांव में आयोजित इस उत्सव की मुख्य विशेषताएं यहाँ के जीवंत लोक प्रदर्शन थे, जिनमें मक्कड़ कोलाटा नृत्य, एक संगीत मंडली, वीरगासे और पारंपरिक अगुकोरावरा अभिनय शामिल थे। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और इस आयोजन में नई ऊर्जा व रंग भर दिए, जिससे यह पूरा उत्सव अत्यंत जीवंत, भव्य और सचमुच यादगार बन गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमारा देश खेतीबाड़ी वाला देश है। किसान हमारे देश का दिल हैं। उनकी मेहनत से हमें खाना मिलता है, लेकिन यह दुख की बात है कि आज भी पानी की कमी के कारण कई किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे बीदर साउथ विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसा बीदर साउथ विधानसभा क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा। उन्होंने बीदर साउथ विधानसभा क्षेत्र के बापुर गांव में कर्नाटक सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा 2026-27 प्लान के तहत 5 करोड़ की लागत से 400 एकड़ जमीन को पानी देने वाली लिफ्ट इरिगेशन के जरूरी सिंचाई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के बाद ये बात कही। हमारे किसान देश की रीढ़ हैं, उनकी मेहनत से ही हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पानी की कमी के कारण उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट किसानों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बनेगा। इस प्रोजेक्ट से फसल की पैदावार बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी और उनकी फाइनेंशियल हालत मजबूत होगी। जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी, गाँव के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की भलाई के लिए कमिटेड हैं। यह प्रोजेक्ट उस कमिटमेंट का एक साफ उदाहरण है। हमने आने वाले दिनों में और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लागू करने का संकल्प लिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिकरण करने और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने सवाल उठाया कि अगर केंद्र सरकार वाकई महिला आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध थी तो उसने इसे पहले लागू क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री ने पूछा, अगर वाकई में इरादा होता तो यह बहुत पहले ही लागू हो गया होता, 2023 में ही क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय के उपायों का समर्थन किया है, जिनमें 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन शामिल हैं और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार इसी कारण से प्रस्तावित परिसीमन का विरोध कर रही है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया। भाजपा ने राज्य सरकार से गारंटी कार्यान्वयन समितियों पर करदाताओं का पैसा बर्बाद करना बंद करने का आग्रह किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र में कहा कि गारंटी कार्यान्वयन समितियों का गठन करदाताओं के पैसे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए किया गया था और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करदाताओं का पैसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देना कुशासन की पराकाष्ठा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार घाटे में चल रहे बोर्डों और निगमों के प्रमुखों को कैबिनेट रैंक देकर धन की बर्बादी कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से युवा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केवल 8000 पद ही भरे गए हैं और लाखों युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति सुप्रीम कोर्ट के बीच आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई है और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह शोषित वर्ग के साथ न्याय करने के बजाय इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक के 2 छात्रों ने जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा में 99.99% अंक प्राप्त कर लिया है और राज्य में टॉप किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोमवार शाम को परिणाम घोषित किए। बेंगलुरु के नारायणा सीओ कावेरी भवन के छात्र विष्णु साई तेजा, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 जेईई मेन सत्र 1 में टॉप किया था, ने 99.99% अंक प्राप्त करके जेईई मेन सत्र 2 में राज्य में टॉप किया है। कर्नाटक के एक अन्य छात्र आदर्श कुमार बेहरा ने भी 99.99% अंक प्राप्त किए हैं और अनुसूचित जाति एससी श्रेणी में दूसरे टॉपर हैं। तेजा ने 53 शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले में 28वां स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह एक एकीकृत शिक्षण अनुभव था, क्योंकि मैंने कक्षा 12वीं के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा की तैयारी भी की। मेरा लक्ष्य जेईई एडवांस में अखिल भारतीय रैंक 100% के भीतर लाना है, ताकि मुझे आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास में प्रवेश मिल सके। मेरा लक्ष्य कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन करना भी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उत्तराखंड के पवित्र धार्मिक धाम के कपाट 22 अप्रैल से आश्रम के लिए खोले गए हैं। खोले गए 6 जिसे लेकर अंतिम जोड़ियां पर हैं। इसी क्रम में पूरे धाम को करीब 51 प्रकार के फूलों से भव्य रूप से उतारा गया है, जिसमें मंदिर परिसर की संरचना और भी निखर कर सामने आई है। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और आस्था के अनुयायियों को आकर्षित किया जा रहा है। पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसे महिला विरोधी बताया जा रहा है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि राजनीति के गलियारों में महिलाओं का शोषण एक कड़वी सच्चाई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 90% महिलाएं बिना किसी नेता के व्यक्तिगत प्रभाव या कमरे तक पहुंचे राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाती।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि मैं संसद सत्र में प्रियंका वाड्रा को सुन रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाजपा ने परिसीमन के लिए ऐसा किया और केंद्रीय मंत्री की ओर देखते हुए कहा, अगर चाणक्य आज जीवित होते तो वे स्तब्ध रह जाते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर धनानंद आज जीवित होते तो भारत में अपनी जैसी वंशवादी पार्टी को देखकर स्तब्ध रह जाते, ठीक वैसे ही जैसे उनका अपना नंदा वंश था जो भ्रष्ट था और देश में वे सोचते कि राहुल गांधी और मेरी जैसी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व में आने से चाणक्य आ गए हैं। जब भी धनानंद आते चाणक्य आ जाते हैं, क्योंकि वे जनता के हित में नहीं हैं। चाणक्य हमेशा देश के हित में सोचते थे। उन्होंने कभी एक मिनट के लिए भी देश के विरुद्ध नहीं सोचा। इसलिए जब तक कांग्रेस जैसा धनानंद वंश अस्तित्व में रहेगा, चाणक्य का उदय होगा और धनानंद का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तेलंगाना जागृति की प्रमुख के कविता ने आरटीसी मुद्दे पर तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए 21 अप्रैल को निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने कल से हड़ताल का आह्वान किया है। तेलंगाना जागृति आज इस हड़ताल का पूर्ण समर्थन करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि वे आरटीसी का सरकारी निगम में विलय करके कर्मचारियों को नियमित रोजगार और वेतन देंगे, लेकिन यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे आरटीसी का निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार निजी बसें खरीद रहे हैं और केवल निजी लोगों को ही नौकरी दे रहे हैं, जबकि सरकारी आरटीसी कर्मचारियों को लगातार बर्खास्त कर रहे हैं। इसलिए हम आज आरटीसी कर्मचारियों के पूर्ण समर्थन में खड़े हैं। कांग्रेस सरकार का पाखंड और विश्वासघात आज जनता के सामने उजागर हो गया है और मांग करते हैं कि सरकार तत्काल इस्तीफा दे, आरटीसी का सरकारी निगम में विलय सुनिश्चित करे और इन कर्मचारियों की जान बचाए, के कविता ने कहा। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि महिलाओं में आरक्षण की प्रबल मांग है। पिछले 3 दशकों से महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज क्या गलत हो रहा है? गृह मंत्री ने कहा था कि वे विधेयक का मसौदा फिर से तैयार कर सकते हैं, तो विपक्ष ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? उन्होंने यह सब अपने एजेंडे के अनुसार किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 अप्रैल को एक बार फिर दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जबकि ईरान के साथ बातचीत अभी अनिश्चित बनी हुई है। ट्रंप ने पिछले साल अमेरिका द्वारा किए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को ईरान के परमाणु संयंत्रों का पूर्णतः विनाश बताया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा, इसलिए इसे खोद कर निकालना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। 2025 का यह हमला 13 जून को शुरू हुए 12 दिवसीय युद्ध में अमेरिकी सेना की एकमात्र आक्रामक कार्रवाई। अपने पोस्ट के समाप्त करने से पहले ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क पर जमकर निशाना साधा और उन्हें हारने वाले कहा। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले CNN और अन्य भ्रष्ट मीडिया नेटवर्क हमारे महान विमान चालकों को उनका हक नहीं देते, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच रॉयटर्स के एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ईरान पाकिस्तान में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने पहले कहा था कि अमेरिका द्वारा लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन राजनयिक प्रक्रिया को जारी रखने में एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा 2 सप्ताह के युद्ध विराम की समाप्ति के करीब आने पर ईरान के बंदरगाह का अमेरिका नाकाबंदी को भी तेहरान के शांति प्रयासों में फिर से शामिल होने में एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राजनयिक और केप वर्डे में पूर्व अमेरिका राजदूत डोनाल्ड हेल्फ्लिन ने कहा कि ईरान लंबे समय से हथियार बनाने की क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सीमित करने के प्रयास जारी हैं। लेकिन उनका तर्क है कि अब ईरान को अपनी रणनीतिक ताकत परमाणु हथियार में कम और होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने प्रभाव से ज्यादा नजर आ रही है। उनका सुझाव है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण या इसे बाधित करना एक शक्तिशाली
निवारक बन गया है, खासकर तब जब ईरान प्रतिबंधों के दबाव में तेल निर्यात और आवश्यक आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। वॉशिंगटन आर्थिक दबाव में के माध्यम से तेहरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह ईरान वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर जोर देकर इसका जवाब दे रहा है। अंततः वे इस स्थिति को एक क्रमिक असमान राजनयिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें प्रगति और बाधाएं साथ साथ घटित हो रही हैं। भारत से सटे नेपाल के बीरगंज कस्बे में सरकार के उस निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें भारत से आयात होने वाली 100 रुपए से अधिक मूल्य की सभी वस्तुओं पर कर लगाने का आदेश दिया गया है। यह विरोध प्रदर्शन नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में सीमा चौकियों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही निगरानी के मद्देनजर हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व रिसाव को रोकना है। यह कदम उन शिकायतों के बीच उठाया गया सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी अक्सर खाद्य सामग्री, कपड़े और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए भारतीय बाजारों में जाते हैं। बाजारों में मंदी आती है, राष्ट्रीय राजस्व का नुकसान होता है। सशस्त्र पुलिस ने लोगों से भारत से आयात 100 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर सीमा शुल्क का अनिवार्य भुगतान करने का आग्रह किया है। आम नागरिक को निशाना बनाते हुए, जिन्हें पहले छोटी खरीदारी और घरेलू सामानों पर अनौपचारिक सीमा शुल्क छूट मिलती थी, सरकार ने 100 रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी वस्तु को अनिवार्य सीमा शुल्क लगाने के नियमों को सख्ती से लागू करने शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग मोटरसाइकिलें अक्सर नेपाल में प्रवेश करती देखी जाती हैं और कुछ लोग तो इनका इस्तेमाल देश के भीतर भी कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के चित्री गांव में भव्य बसवन्ना शोभा यात्रा और सांस्कृतिक उत्सव। किसानों को सिंचाई की सुविधा देना मेरा फर्ज, मेरा कमिटमेंट और मेरा संकल्प है, डॉक्टर शैलेंद्र बेल्दाले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मोदी सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं। भाजपा ने मुख्यमंत्री से कहा, गारंटी समितियों को खत्म करो। 22 अप्रैल से तीर्थयात्रियों के लिए खुलेंगे धार्मिक धाम के कपाट। बिना नेता के कमरे में गए 90% औरतें राजनीति नहीं कर सकती, पप्पू यादव का महिलाओं पर सेक्सियस्ट रिमार्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह नष्ट होने का दावा किया और इसे परमाणु धूल स्थल बताया है। क्या होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिकी नाकाबंदी ईरान को शांति वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर करेगी? पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने इस पर अपनी राय साझा की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।